सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय हमने पढ़ा है 5वां। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा और पाठ पढ़ लिया हमने। चौथा पाठ हमने छोड़ दिया और 5वां पाठ अब पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आपके टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। आपको पता है हर सप्ताह का बृहस्पतिवार को सामाजिक विज्ञान का टेस्ट होगा और पहला टेस्ट आपको शेड्यूल लगभग जारी कर दिया। मैं बता देता हूँ आपको। पहले टेस्ट में आपको पहले पार्ट में शुरुआत से लेकर जो गुप्त काल है वहाँ तक आएगा। दूसरा टेस्ट होगा आपका, उस दूसरे टेस्ट में आपको गुप्त काल से लेकर पूरा पाठ आ जाएगा। तीसरे टेस्ट में दूसरा पार्ट शुरुआत से लेकर मुगल काल तक, और फिर आगे आपको बताते रहूँगा। तो अब आपको इस बृहस्पतिवार का टेस्ट होगा पहला पार्ट शुरुआत से लेकर गुप्त काल तक। ठीक है। छोटे प्रश्न होंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक, 20 नंबर का होगा। दूसरे टेस्ट में ध्यान रखना गुप्त काल से लेकर लास्ट तक जितना ही है ना वो सारा आएगा दूसरे टेस्ट में। वो गुप्त काल के जितने भी पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश सर जितने हैं ना वो पढ़ लेना। तो टेस्ट आपका बृहस्पतिवार को सामाजिक विज्ञान का टेस्ट होगा। तो अब पढ़ते हैं लोकतंत्र। पढ़ रहे थे हम, लोकतंत्र के रूप पढ़ लिए। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण। लोकतंत्र समय में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय यानी अभिजन वर्गीय सिद्धांत व दृष्टिकोण, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण और लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। नंबर 1 है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी यानी परंपरा से जो चली आ रही है उदारवादी सिद्धांत, वो क्या है। लोकतंत्र में इस सिद्धांत का विकास पश्चिम जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मोंटेस्क्यू, इब्राहिम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के रूप में विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता और अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं व लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये 5वां पाठ, 6ठा और 7वां अपने बोर्ड पर पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, पूरी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको पढ़ने वाली बात है, सिर्फ समझने वाली नहीं है। तो देखो, लक्षण, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है ना। परंपरावादी ये सोचते हैं। सभी व्यक्ति मूलतः समान है। शासन का गठन उदारवादी व लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत पर पालन किया जाना चाहिए। शासन यानी सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, तथा सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी ट्रस्टी होती है। शासन के संचालन के निश्चित और आधारभूत नियम हैं, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए। शासन के गठन और संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। ये परंपरावादी विचार है, सिद्धांत है। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। जनमत का मतलब जनता की राय का आदर करना चाहिए। 2 नंबर आता है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है, ये दृष्टिकोण। लोकतंत्र में बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास H.J. लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कोल, डिग्वी आदि ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट टहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहना पसंद किया। रॉबर्ट प्रिस्त के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह और हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। फिर लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय यानी अभिजन वर्गीय सिद्धांत व दृष्टिकोण
दृष्टिकोण। लोकतंत्र में इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरोटा, बर्नहम, सी राइट मिल आदि। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक है और उसने अपने विचार दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए। मोस्का इतालवी विद्वान है जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग ने दिया। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी और संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसके क्या हो गए, 5 प्रारूप हो गए जो हमने यहाँ पढ़े थे, पांचों के पांचों। इनमें बस याद है, क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, क्या आएगा, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण बताइए। लोकतंत्र से संबंधित है सिद्धांत व दृष्टिकोण के बारे में बताइए। पहले तो 5 पॉइंट याद होने चाहिए आपके, 5 पॉइंट याद होंगे ये तो अपने आप इसके अंदर आप लिख सकते हो क्या क्या कहता है। अब देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया इसको, लोकतंत्र शासन के प्रकार। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र या इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के 2 प्रमुख प्रकार स्वीकार किए गए, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो अलग अलग है, अलग अलग के हिसाब से याद करना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा होता है, देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जनता की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। खुद जनता के हाथ में होता है सारा कुछ। हर्नेसा का कथन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। हर्नेसा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कंटेनों में पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं, इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं। अब मान लो एक देश में कोई 2000, 3000, 5000, 10,000 लोग रहते हैं तो वो शासन चला सकते हैं। अब हमारे भारत में तो 1 अरब से ऊपर लोग हैं। एक गांव का सरपंच गांव नहीं चल सकता, भारत देश तो बहुत बड़ा। तो ये इतने बड़े क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम नहीं करता। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, जैसे हमारे भारत में चल रहा है, हम नेताओं को चुनते हैं ना, हम जनता चुनते हैं और वो नेता ही सरकार चलाते हैं, वो होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जे.एस. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा दी है। कुछ परिभाषाएं देखो। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है, डायसी कहते हैं।
लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग और सीले कहते हैं। और लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इब्राहिम लिंकन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है और जनता द्वारा शासन है। देखो जनता का कैसे है, सारे काम जनता के होते हैं, जनता के लिए हो गए, यानी जनता चुनती है, जनता के लिए काम होते सारे, और जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति शासन करते हैं। तो इब्राहिम लिंकन, ये परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है लोकतंत्र के द्वारा या प्रत्यक्ष लोकतंत्र द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं के बारे में बताइए। क्वेश्चन आ सकता है सिल्ले के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो यह विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के कुछ विशेष लक्षणों से युक्त है। जैसे ये लक्षण दे रखे हैं इनके, ठीक है, क्या है देखो, प्रमुख विशेषताएं। जनता का शासन। अब शासन के एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जन समूह और प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन, यानी सबके लिए समान है। जनता द्वारा निर्मित शासन है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वह प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तीसरा, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों, लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा, सार्वजनिक हित की वृद्धि है। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है, अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती, तो जनता उसे बदल देती है, बदलती है ना 5 साल बाद। लोकतंत्र विकासशील शासन है। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हो गया। इस विकास का परिणाम यह हुआ कि जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल दिया, वहाँ अब यह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता और न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में क्या की है, वृद्धि की है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के 2 रूप है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। ये मैंने आपको बताया था, संसदात्मक भारत में, अध्यक्षात्मक अमेरिका में। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली और द्वितीय का है अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन से हमने भारत में ले लिया, जिसमें, और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संघात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। अब पढ़ेंगे लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण क्या है। भी आलोचना भी इसकी होती है, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप टेस्टों की तैयारी करते रहें, साथ साथ में जो टेस्ट है आपको शेड्यूल भेज दिया जाएगा या भेज दिया होगा, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहें।